अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि मानो जो कुछ सुन रही है उस पर विश्वास करे या ना करे। एकता कपूर का म्यूजिक याद करो, खुशी का वाला म्यूजिक, हाँ वही वाला आएगा, स्टार प्लस। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को पास मेरे पास छोड़ के जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब बात पूरी हो, तुम बड़भागी हो, माने हमेशा खुश रहो। मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। फिर वो एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर बंबई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। शमशान की जगह मसान बोल रही है, ठीक है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ सो मैं जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। ठीक है, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं डॉट डॉट डॉट, मैंने उसका प्रकाष्ठा नहीं कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करे इस प्रेम को। वो इससे बहुत खुश है इस बात से। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा इधर रख दो। जो लकड़ी जला हुआ होता है उसको अंगीठी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, उसे हाथ से किया, ठंडा है ना। अंगीठी जरा इधर रख दो। बंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। बम्बई में हमेशा 30-35 का टेम्परेचर, 35-40 का टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट। तो वहाँ ठंडा भी ज़्यादा नहीं होता, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होता। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहनी हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें गठिया की भी तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा? ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। देखो, ये बेटा बोलता मैं रुपए दे दूंगा। मेरे हिसाब से इस पुत्र को वो सारे चीज, तमाम चीज लेके आने चाहिए थी, और कवि को भी उसके लिए व्याख्या करना चाहिए था कि हाँ वो अपने माता के लिए क्या लेके आए। राइट। प्रेम चीजों में नहीं होता, लेकिन चीजों के द्वारा प्रेम दर्शाने का एक रास्ता जरूर है। हाँ है ना। कोई आपको चीज दे दे तो बहुत प्रेम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम को दर्शाने का रास्ता भी यही कि हम क्या समर्पण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आप जितना अच्छा चीज किसी को देते हैं उतना ही वो ज्यादा खुश होगा ना, नहीं? यही तो है जीवन। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने यह कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, और अब जो बच्चा होगा वह तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई है, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं, बोलो नहीं। परिहास के स्वर में रामेश्वर, अरे हम सभी तो तुम्हारे ही हैं ना अम्मा, बोलो नहीं। खाली बेटू ही तुम्हारा है क्या? हम भी तो तुम्हारे ही हैं। हो क्यों नहीं, मेरे नहीं हो और किसी के हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी बैदराज भी कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बैदराज जी कौन है मैंने बता दिया, इनके पति का नाम, अम्मा के यानी कि रामेश्वर के पिताजी, ठीक है। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी, और फिर पहले बच्चे पर तो यूं भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। यही होता है प्रेम। कई बार आदमी प्रेम में अपना सारा दर्द ही भूल जाता है। दोपहर को नर्मदा से भी कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। ये देखो, ये पुराने जमाने के महिलाओं में था। आप चाहते हैं कि कम लोगों को पता चले, ये मैंने अनटोल्ड माइक, बिना बताए सबको बता देंगे और बिना पूछे बता देंगे। बताए तो नहीं, बिना बताए कैसे बताएंगे, बिना पूछे बता देंगे। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चों को रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आएंगे तो कौन का आएगा भला? इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। ले, अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे वो अपना इरादा ना बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नॉन नॉन राई करने में ही बीतता। पूरा दिन भर वो अम्मा बच्चे के पीछे व्यस्त थी। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। मैंने जानबूझ के उसका न्यौछावर कर रही है, नजर उतार रही है, क्योंकि कैसी कैसी महिलाएं आती हैं। शुक्र है पुरुषों के बारे में नहीं कहा गया।
तुम देखो, लिटरली बोल रहा हूँ, तुम्हारे में इतना टैलेंट है, जो चीज होता है महिलाओं के बारे में लिखा है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, 86% एडवर्टाइजमेंट महिलाएं का ब्यूटी प्रोडक्ट्स। पुरुषों के लिए एक जिलेट जिलेट जिलेट, खत्म, और कुछ है ही नहीं। यहाँ फेस वॉश आता है, मुझे पता है। सो तंदुरुस्त सुंदर बच्चों को कड़ी नजर से देख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। बेटू को लेकर उनके स्थिर और निरस्त जीवन में नया उत्साह आ गया था। तो उनका जो जीवन स्थिर हो गया था, जिसमें कोई उत्साह नहीं बचा था, उसमें नयापन आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वो अपने शरीर का बोझ ही नहीं उठो पाती थी, और अब वो बेटू को लादे फिरती है। पहले खुद खड़ी नहीं हो पाती थी, अब बेटू को कंधे पे या साइड में लेके घूमती है। ठीक है। शाम को उसके साथ आंख मिचौली खेलती है। आंख में छुपा छुपी खेलोगे ना तुम लोग बचपन में? नहीं, मैं भी खेलूंगा। बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती है। ठीक है। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। इसलिए मैं कहता हूँ, बुढ़ापे में जो कोई घर में बच्चा हो ना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि उसके साथ तुम्हारा फिर से बचपन लौट आता है। कहते हैं एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, वो बचपन से ज्यादा 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 बुढ़ापे वाला एज का वो फील नहीं कर पाता अपने। देखने वाला अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे फिरती हो? यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसे बातें करता है रामेश्वर, असुर। सो इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े? देखो क्या, एक सेकंड, क्यों कहा अब समझाऊंगा। फूल जैसा तो बच्चा है, हल्का है। ठीक है। कहते हैं माता पिता का भी नजर बच्चे को सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है। कहते हैं, सार्थकता मैं नहीं करता, क्योंकि इस मामले में जब मेरा बेटा शाश्वत जन्म लिया था, 3-4 महीने में थोड़ा बढ़िया हो गया था। मैंने एक दिन बोला बुल्डू हो गया। मेरे बाबूजी तो है आज तक कभी हाथ नहीं लगे थे पढ़ाई को लेने के छोड़ने के बाद। नहीं तो वरना छोड़ो, ऐसे में बोलेगा, घर का बच्चे को ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाता है। नहीं, मैं आंख निकाला, नजर फिर बोला कहाँ है नजर। खैर छोड़िए, ये प्रेम वात्सल्य भावना है जो दादा दादी के अंदर में रहता है। चलिए। फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। दोनों बेला मतलब शाम के टाइम बोल दिया तो नजर लग गया। शाम के टाइम नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, माँ बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है। देखो पुष्टि कर दिया कहानी। बच्चों को तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता है। ले, अब पुरुष भी बचा नहीं बेचारा, उस पर नजर पे भी शिफ्ट हो गया। ठीक है। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। सही टाइम पे उसको दूध देना है, बोतल को साफ करना है, क्योंकि वो तो शहर से है ना, ज्यादा हाइजीन वाली होगी। ये तो अम्मा गाँव वाली, तो उसको हाइजीन इतना, साफ सफाई का इतना क्या पता। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया, झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उसके लिए एकदम नई थी। ठीक है। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह सीसी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा ने बड़ी लगन और तत्परता से, एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने यह सब सीख लिया। तो रमा मतलब बहू का नाम है, उससे इन्होंने सब कुछ सीख लिया। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई। पति से जिद करके घड़ी लगा कि नहीं, इतना 2 घंटे के बाद ही मुझे दूध देना है, यही करना है। तो घड़ी 20 साल से दुकान में लगा था, उसको निकाल के ले आई। देख रहे हो, इससे बड़ा माने बिना स्वार्थ का प्रेम क्या हो सकता है ना। और घड़ी देखना सीखा। देखो इस एज में घड़ी देखना सीखा, वाह। लेखक को शाबाशी होना चाहिए, बहुत सुंदर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है मनु भंडारी साहब ने। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। जब आप अकेले हैं, कोई आपसे बात करने वाला नहीं, तो समय का क्या ही लेना देना है। जब आपसे कोई मिलने आए, आपको कोई काम हो तो आपको समय का पता होता। ना पति को दफ्तर जाना रहता था, ना बच्चे को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए तो कभी नहीं भूली। याददाश्त कमजोर, लेकिन दूध का बच्चे को पिलाना ये कभी वो नहीं भूली। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, पर फिर
भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उसका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू। जरा सा हाथ कांप गया था। फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है ना। अब क्या कहेगी बहू के सामने अगर दूध गिरे तो वो भी बोलेगी क्या आप दूध गिरा दिए। तो ये बोलती बहुत जल्दी सीख जाऊंगी बहू। और शीशी का मुंह जो है यानी कि बोतल, शीशी मतलब बोतल, तो बोतल का मुंह जो है वो भी तो छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वो कह रही हैं कि इस छोटी सी गलती के कारण तुम बेटू को मुझसे अलग ना कर देना। 20 दिन के बाद जब बहू ने अपने माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने न जिद की, वह रोया ही। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। 20 दिन का चल रहा थी वो माँ को ना तुझे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होता है प्रेम, क्योंकि वो माँ के पास में क्या था, डिसिप्लिन में था। शहर में डिसिप्लिन में बच्चे रहना पसंद करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा नहीं। गांव में खुलापन है। जिंदगी जीने में भी थोड़ा अगर हर जगह पे इतना बजे उठना है, इतना बजे बैठना है, इतना बजे खाना है, सब चीज टाइम से चलने लग जाए, क्या बच्चे का बचपन रहेगा। फिर उसको बचपन मत बोलो ना, बचपन बोल दो, खत्म हो जाएगा। सो कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई। अम्मा ने निश्चिंता की सांस ली। अम्मा को लगा अब बेटू मेरा है। महीना बीतते न बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा लड़का हुआ। इसको गए हुए 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन खबर आ गई कि बहू का दूसरा लड़का हुआ। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। क्यों? कि अगर लड़की होती, ये पुराने जमाने की सोच है, इसके साथ बीसीसी का कोई संबंध नहीं है। वहां उसमें बेटों का चाहत ज्यादा था। संसार बेटियां गढ़ती हैं, संसार बेटियों से चलता है, और बेटों का चाहत भगवान जाने किसी कब खत्म होगा लोगों का। ठीक है, मेरा बात मानो, सच कहता हूं, आज एक बेटी जितना एक माँ बाप के लिए कर सकती है ना, प्रेजेंट डेट का बेटा नहीं कर सकता इस कलयुग में। आधे तो स्वार्थी हैं। एक है हम है राही प्यार के मिला नहीं, वो जब फुर होता है, वो पापा का परी, वो पापा का परा, दोनों हो रही। देखिए अम्मा की छाती, एक सेकंड, तो अम्मा की छाती से क्यों बोझ हट गया ना? बोझ इसलिए हट गया क्योंकि वो श्योर हो गई कि अब तो 2 बेटा हो गया, एक तो मेरे को छोड़ के जा ही सकती है, एक लेके जाए। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उसके मन में चुभा करता था, वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसी दिन पूरी तरह उसके मन में जम आई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। जाओ, जिसकी मैं चेष्टा कर रहा था स्टार्टिंग में। तो जाने से पहले अम्मा ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतें को दिखाती फिरती। जो कोई आता उसे कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, ना आगे की सोचता है ना पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। देखो एक माँ कह रही है, कुछ कपड़ा दिया होगा, 2-4 कपड़ा दिया होगा, उसमें कहती है कि मेरे ऊपर ही सब कुछ लुटा देता है। जबकि इसका घुटना का दर्द था, अपना शरीर ठीक नहीं है, उसको ये भूल चुकी है कि इसका क्या निस्वार्थ प्रेम है, क्या वो काम कर रही है अपने बेटा बहू और पोते के लिए। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी। पर वह सुनने लगेगा, क्या वो सुनेगा? उनकी झुर्रियां भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे को चिरायु होने की कामना करती। मैं कहता हूं कई बार, आप जब सुबह उठते हैं आप जब सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता से कोशिश कीजिए आशीर्वाद लेने का, जो भी घर में बड़े हैं, दादा दादी, और वो जो आपको आशीर्वाद देंगे ना, ये आप मान के चलिए, ये जीवन भर आपको काम देगा। संसार में एक ही चीज है जो बहुत आगे आपको लेके जाता है, वो है आशीर्वाद। और आशीर्वाद आपको सच में आगे बढ़ाने का काम करेगा, बहुत आगे। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने उन्हें रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुई बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस तक घर का मुंह न देखने वाला बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है, पर माँ बाप की जगह माँ बाप। बहुत सही लाइन है। नौकरी अपनी जगह पे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आंख मूंद कर रह जाएगी तो मैं तेरे सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को डॉट डॉट मतलब चिता लगाने ही आ जाना, आग लगाने ये कहना चाहती, फिर रुक गई। पर आया
आगे वे कुछ नहीं कह सकती, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपने छाती से चिपका लिया। तो रामेश्वर मुंबई निकल चुके हैं, बम्बई निकल चुके हैं, बहू अपने मायके में है और ये बेटू को अपने पास रखी। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आए, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे वह देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था, कोई सिमिलरिटी ही नहीं था। क्यों? बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। दादी लोग को जिद पूरा कर देती, माँ बाप जिद पूरा नहीं करेंगे, दो चपाट लगा देते कि जो बोल रहा हो वो कर। कुछ हद तक शासन अनुशासन दोनों जरूरत है। अगर शासन और अनुशासन नहीं होगा तो आप मान के चलिए बच्चा बिगड़ जाए। डिसिप्लिन जीवन में चाहिए। खाना वह दादी के हाथ में खाता, सारे दिन चरता रहता, इधर उधर घूमता रहता था, कुछ नहीं। रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, अंगूठे पकड़कर सोने का उसका आदत हो गया था। और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। अब गांव के बच्चों को तुम बोलोगे भाई फॉरेनर हो, कैसे होगा? खैर, उसे देखकर कौन कहेगा कि वह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। अब रमा को ये टेंशन है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मेरा बच्चा ऐसे दिखेगा। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता, उसी से बेटू कुछ ना कुछ खरीद लेता। कोई भी फेरी वाला कुछ ना कुछ चाहिए, खिलौना हो, खाने का हो। ना दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता, और अगर नहीं दिलाओ तो जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। और नहीं तो माने मिट्टी में अपने आप को ये सन जाता कि नहीं मेरे को तो चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब इतना जिद्दी हो गया। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू। रामेश्वर जो ऐसे ही करता था, यह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। रामेश्वर भी तो ऐसे ही करता था। ले, पति को भी गुण बता दो, पति का सारा गुण बता रही है कि हाँ तुम्हारा पति कैसा। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा, यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और फिर ले, अब अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में उंगलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को साथ रखने का साहस नहीं हुआ। पप्पू आदमी ठीक ही नहीं होता। सब बंबई जाते ही उसे अम्मा के पास जरा खड़ी खड़ी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। बंबई जाते ही उसने अम्मा में खड़ी खड़ी भाषा में पत्र भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा अब उसे वहां से नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बौरा गया है, पगला गई। 4 साल में कोई स्कूल जाता है? ठीक है, भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है? रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से बरबरा चलता रहा, तो अम्मा ने उस पत्र को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था, ट्विंकल ट्विंकल। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहां से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था। देखो 3 साल में उसको भर्ती करवा दिया। नोट, सुप्रीम कोर्ट कहता है 4 साल से नीचे किसी भी बच्चे का स्कूल एडमिशन नहीं होना चाहिए। न्यू अपडेट। पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। बेटू में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि रमा तो उसको पढ़ाई नहीं और दादी तो उसको पढ़ाना चाहती नहीं थी। दादी चाहती थी तो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। गांव घर में होता भी यही था, 7-8 साल के बाद स्कूल लोग जाते थे, ठीक है। 7-8 साल के बाद पढ़ना शुरू करते थे। उम्र में वह जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही, माने ब्रेन वैसे ही, ठीक है। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला? देखियो, रमा का
गुस्सा होना भी जायज़ है, कोई भी अपने संतान को ऐसा नहीं देखना चाहता। और दादी का प्रेम कुछ ज़्यादा ही था, उसको कम से कम स्कूल में भर्ती करा देना चाहिए था। अम्मा को बड़ा दुख होगा, और बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता, वो अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो, तो वह भी तो उसने नहीं सुना, नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इसके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूं? ऐसा भी तो नहीं हो सकता। उसका गला भर आया था। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। ये देखिए, संसार में मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल 2022 में, ये 2023 है, 1,69,306 पुरुषों ने आत्महत्या की। हाँ, क्यों? पत्नी के टॉर्चर से। ये प्रजाति अलग है। मेरे तरफ मत देखो, मैं खुश हूं। होता क्या है, नहीं देखो, हर घर में ये जब एक आदमी, पति जो है ना, वो बेचारा ग्राइंडर का मसाला बन जाता है, पत्नी स्विच होती है, और वो मम्मी जो होती है वो चक्का। ये बेटा घूमे जाओ, मम्मी बोलती मेरा बात नहीं सुनता, पत्नी बोलती तुम मेरा बात नहीं सुनता, करेगा क्या बेचारा? एक काम करना, विवाह मत करे। अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ मैं। तो चाय पिएगा सुबह 6 बजे? मैं देगा नहीं। ओके, अम्मा को बड़ा सुनिए, धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आ रहा था, यानी कि जो बोले तो सच था, और अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह बंबई लौट गया। मैं तुमको जो करना करूं, मैं जा रहा हूं। बहू और सास लड़ो, मैं रहूंगा नहीं, मुझे देखना नहीं। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। कभी तांगे में घुमाती ताकि वो अपनी तरफ आने लग जाए। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, सो कम ही पूरा होता था। अम्मा की को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। अम्मा तो खुश थी, ठीक है आई है, थोड़ा दिन रहेगी, बहू भी है, दिल खुश था, दूसरा बेटा पप्पू भी है। पप्पू से खुश कैसे हो सकता है? जिस दिन उन्होंने सुना उनके पैरे तले, नोट, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी का नाम पप्पू है तो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, जिस दिन उन्होंने सुना उन्होंने पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब एकाएक उन्हें अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे उसने छोड़ने की बात करा तब विश्वास नहीं था, आज लेके जा रहे तब भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक वो खाता नहीं, मतलब खाना मिला ना दूं, खिला ना दूं, तब तक वो खाता नहीं। तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है अम्मा। देखो पप्पू स्कूल जाने लगा है, और यह भी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र पाए आएगी तो पढ़ लेगा। ले अम्मा अपने धुन में, तेरे पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गवार ही रहने दूंगी, रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे गवार रख दिया क्या? देखो बात सही बोल रही, लेकिन उसके जमाने में, रामेश्वर के जमाने में आदमी 6 से 7 साल के बाद स्कूल जाता होगा, लेकिन वो जमाना अभी नहीं है ना, है ना। फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यार होता है, ये मैंने आपको सेंटेंस में पहले कहा, ज्यादा प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात मत कर। और वे फ फ फ फकर कर रो पड़ी, मतलब भय भय करके रोना होता है, ये फ फ करके रो रही, जो भी है। रमा की आंखों से भी आंसू तो आ गए, पर फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए अपने स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपकी इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इससे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और इसके
उसके साथ दुश्मनी भी निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत बड़ी बात कह गई है। देखिए, आप किसी जो अत्यंत प्रेम करता हो, तुम कह रहे हो कि तुमसे दुश्मनी निभाना चाहती हो, रख लो, तो उसका मतलब तुम दुश्मन हो। बोलते हैं इसको, एक पढ़ा लिखा आदमी जो विवेकशील होता है, उससे पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। वो उसको समेटने की कोशिश करता है, लेकिन जब मुंह से निकल गया, मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से, कमान से निकला हुआ तीर एक बार निकल जाए फिर वापस नहीं आ सकता। वो घाव देकर ही रहेंगे, और शब्दों का घाव तो भरता भी नहीं। सो हम तुमको हिपोपोटामस शब्दों के घाव नहीं देने देते, ऐसे मजाक में हिपोपोटामस बोलते तुम हो नहीं, चिंता मत करो। नहीं होती तो तुम यहाँ पानी होता ना, पानी नहीं होता। So, मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी, मैं उसकी दुश्मन हूं। मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। और वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयंत्र करके बोली, ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फूले फले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरे 4 दिन की खुशी हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अपड़ गवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी। देखो ताना मार रही है, क्योंकि अपने बेटे को तो लायक बनाई थी। मैं अनपढ़ गवार ठहरी, इसे लायक कहाँ बनाऊंगी, तू इसे ले जा। 4 दिन को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई, इसी में तेरा बड़ा जस मानूंगी, इसी के लिए मैं तेरे को बहुत बधाई दूंगी कि तूने मुझे इतना दिन का तो खुशी दिया। और रमा कुछ कहे उससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर दिया। रमा को खुद इस सारी बात को इतना दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वो निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। वो भी अच्छी बहू है, लेकिन क्या करे, वो भी अपना डिसीजन पीछे नहीं ले पा रही। यही सोच सोचकर वह अपने को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। देखिए, मैं मानता हूं संसार में किसी भी इंसान को भूलने में 3 महीना का समय लगता है। उसके यादें रहेंगी, लेकिन वो कष्ट जो पहले इनिशियली कई बार संसार को अपने माता पिता से अलग होना पाता है, उस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। 3 महीना बाद आपको दर्द कम हो जाएगा। याद रखिए, दर्द कम होगा, इंसान की यादें स्मृतियां नहीं जाएंगी। हर दर्द को, किसी बड़ा से बड़ा दर्द को सहने का चीज है जो समय सब दर्द को कम कर देता है, सब घाव को भर देता है। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। औषधालय का एकमात्र नौकर जो था उसको और दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चल गई। बेटू को बताया भी नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। उसको तो टांगा में घुमाने का आदत दिलाई थी, वो समझ रहा है घूमने जा रहा, तो निकल पड़ा। रोज की भांति टांगे में घूमने के लालच में वह चल गया। जाते समय कह गया, दादी अम्मा मैं तुम्हारे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊंगा। तो प्रेम है। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उससे अलग करके ले जा रही है, और फिर वह चुप रहे। उसके बाद जो भी कोई उसके घर में आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई। तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर गरम सलाख लगा दिया, लोहा चिपका दिया, दाग ही हो। तिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता, गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है, तो मैंने ही कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ सो बहू बेटू को ले जाओ। देखो, अच्छी सास वो होती है जो अपनी बहू को गलत समाज के सामने नहीं करती, अपने पे ही ले लेती। तो ये यही कर रही है। अच्छी माँ बनने का, माँ सास पहले माँ है, ये याद रखना। और संसार में अगर किसी भी रिश्ते को अच्छा निभाना है तो बस सिद्धांत इतना है, सामने वाले को अपना माँ मान लीजिए, काम खत्म। जैसे तुम्हारी मम्मी तुमको 10 गाली देती है, तुम क्या कर लेते हो, सह लेते हो ना, बस वो भी माँ ही है, सह लो, खत्म। ये फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। अरे अम्मा, एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती क्यों? नहीं रह सकती इसे तो भेजती ही क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने का उम्र है भला? उसकी थाती
उसी को सौंपी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूं, तो उन्हें जिसका चीज था उसको मैंने सौंप दिया। अब बुढ़ापा है, कुछ भजन कीर्तन कर लूं। उनके मारे मेरा सब कुछ छूट गया था। बेटू के कारण मेरा सब कुछ छूट गया था, मैं भजन कीर्तन भी नहीं कर पाई थी। बड़े ही संकीर्ण भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थी। ना, बात तो कुछ और है, अम्मा कुछ छुपा रही है। आदमी को दूसरों के जीवन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, प्रॉब्लम वहां है, अपने जीवन में कोई लेना देना नहीं। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील की औरतें स्वीकार कर पाती थी। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। दर्द भरा आवाज में एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बढ़िया के बाल वाला आया। बढ़िया वाला जानते हो जो, हाँ हाँ, पिंक कलर का जो मिलता है, हाँ। खिलौने की मिठाई बेचने वाला आया तो मुस्कुरा, खिलौना का मिठाई देखे हो, वो जो रबर टानता है, वो बर्ड बना देता है, हाँ। जा, तुम लोग देखे हो, अच्छा, अच्छी बात है। खिलौने की मिठाई बेचने वाला आया तो मुरझाए स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज नहीं खरीदेगा। और उसका मन सुबह उठता और उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वह उसे भी बुखार में छोड़कर आया है और अम्मा के हाथ से ना कुछ खाता है और ना दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर ही और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। पागलों की भांति दौड़ती रही औषधालय में पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा। वह तो रो रो कर प्राण दे देगा। हे भगवान, मेरी मत पर ही पत्थर पड़ गए थे जो बहू के बात मान गई। देखिए, वो प्रेम कर रही है, इतना वात्सल्य प्रेम कि थोड़ा सा बुखार हुआ है तो ये कहाँ से क्या सोच रही है और बोलती है कि उसके बिना मैं रह नहीं सकती और मुझे जाकर उसके पास रहना है। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे शिबू बहू को छोड़कर आया, लौटा तो बताया कि बेटू ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया, तो मैं भेजकर अपनी तरफ से निश्चित हो गई थी, पर वह रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझो। अब जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। और गर्व और आनंद से उसकी छाती फूल गई। देखिए, गर्व और आनंद क्यों है? क्योंकि वो जान माने, देखिए, आपको आपके प्यार के बदले में, आपको आपके दोस्ती के बदले में अगर वही चीज वापस मिले, आपको अच्छा लगेगा ना? नहीं। संसार है भाई, हर एक आदमी चाहता है उसको जो मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मुझे भी वही मिले। ये दादी जितना उसको प्यार की है, बच्चा भी वही प्यार कर रहा है। रो रो कर वो बुखार चढ़ा लिया है, मतलब वो कितना दादी को मिस कर रहा है, कितना याद कर रहा है, ये पता चलता है इससे। तो इसलिए इसे गर्व गर्व फील हो रहा है, आनंद लग रहा है। लेकिन उसके बुखार के कारण आनंद नहीं है, वो तो दर्द है दादी को, लेकिन प्रेम जो उसे मिला है वापस में, उसके कारण वो आनंदित है। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वो लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर यह रहता भी तो नहीं। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। रमा बंबई से आई और फिर बेटू को वही रवैया देखा तो सोचा कि वह उसे सीधे बंबई ले जाती तो सारा कांड ही नहीं होता। अम्मा बंबई तक आ नहीं सकती थी। सो इस बार फिर एक बार दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर बंबई ले चल पड़ी। जाने किस आशा से अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके सिब्बू को साथ कर दिया। जो नौकर था उसको अपना पूरा जिंदगी का पैसा देके, देख बम्बई जाना, इसके साथ जा। रमा करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं और वह संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिबू को साथ भेज ही दिया। दूसरे दिन से रमा मना करती रही कि नहीं, इसको भेजना नहीं, फिर भी अम्मा ने भेज दिया। दूसरे दिन जो कोई भी आता, अम्मा उसी के सामने यह मनौती मनाती कि किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी, ₹1.25। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब शिबू लौट कर आया तो वह ऐसे दौड़ पड़ी मानो बेटू को लेकर ही आया हो।
झपट कर उन्हें पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू कहाँ? ठीक है शिबू, मुझे तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उसका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा, बहू जी ने बेटे को हिला दिया। वहां बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। दादी का प्रेम ठीक है, लेकिन बच्चे को तो बच्चे वाला दोस्ती भी चाहिए। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। शिबू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे देख रही थी, मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि अम्मा भीतर भीतर ये चाहती थी कि काश मेरा बेटू वापस आ जाए। शिबू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे जायदा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता आऊंगा। मैं तो इसलिए 2 दिन रुक गया, कहीं रोएगा तो मैं अपने साथ लेता आऊंगा। पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वह भी समझ गया। अब वहां जम जाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा, और मजे से भजन कर पूजन करो, क्योंकि ये तो बोलती थी भजन पूजन करना है मुझे। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू भूल गया, वहां जम गया। सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, जरूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा। मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों से, कांपते हाथों से उन्होंने जेब से ₹1.25 निकालकर शिबू को देते हुए कहा, ले, पेड़े लेते आ, और अब प्रसादी चढ़ाकर बांट ही दूं। कौन? नर्मदा। सुना नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया, वह भूल गया है। ये सब टॉन्ट है, जीर्स। और उन्होंने आंचल से भर भर कर आती आंखें पोंछी और हंस पड़ी। आज का इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।